नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में रैखिक अवकल समीकरण, और रैखिक अवकल समीकरणों को हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमें निकालना रहता है IF, उसके बाद हम समीकरण को सॉल्व करते थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बर्नौली इक्वेशन, यानी बर्नौली समीकरण। ये इस टाइप के समीकरण होंगे जो रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट होंगे, यानी समीकरण बर्नौली समीकरण होगा, लेकिन आपको उसे लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना होगा। तो हम प्रश्नावली के कुछ सवाल लेते हैं और देखते हैं कि बर्नौली समीकरण किस रूप का होता है और उसे फिर लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक्सरसाइज का सवाल ले रहा हूं, जैसे हम सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी रहेगी फर्स्ट F जो एक्सरसाइज है वो आपकी बर्नौली इक्वेशन की है। इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें किस टाइप के सवाल होंगे। तो सबसे पहले मैं बर्नौली इक्वेशन के बारे में बता दूं, इसमें जो सवाल होगा वो किस फॉर्म में होगा। तो आप सवाल को जैसे रैखिक अवकल समीकरण में dy/dx में कन्वर्ट करते थे, सवाल किसी भी रूप में दिया हो, हम सवाल को किस में कन्वर्ट करते थे, dy/dx के रूप में बनाते थे और इस टाइप से बनाने की कोशिश करते थे कि px y, यानी यहाँ पर जो x का टर्म्स होना चाहिए y के साथ, और उधर आप लोगों को ध्यान होगा कि qx होता था, यानी कि q होता था जो x का कोई फलन होता था। ये तो रैखिक अवकल समीकरण होता था, लेकिन जब हम बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो बर्नौली इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज होता है, यहाँ y की पावर n होती है। तो ये आपके पेज नंबर पेज नंबर 29 पर इसकी फॉर्म दी हुई है। स्टार्टिंग में ये फॉर्म होती है, तो आपको सवाल को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, बर्नौली इक्वेशन। लेकिन उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन के रूप में उसको बदलकर सॉल्व किया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए dy/dx, लीनियर इक्वेशन में भी यहाँ पर dy/dx होता था, यहाँ pxy होता था, यानी x का कोई टर्म्स होता था, फंक्शन होता था y के साथ में, और वहां पर केवल q होता था जो कि x का कोई फंक्शन, केवल इतना। ये लीनियर इक्वेशन होती थी, रैखिक अवकल समीकरण होता था। लेकिन बर्नौली इक्वेशन में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, ये y⁴ जो n है ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगी सवाल को इस फॉर्म में जमाने के बाद। अगर इस फॉर्म में जमाने के बाद यहाँ y⁴n या 1, y⁴2, y⁴3 या माइनस में भी हो सकती है, जो भी आए y⁴n वो बर्नौली इक्वेशन है। लेकिन बर्नौली इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण का बदलकर। तो हम प्रश्नावली का एक सवाल लेते हैं और उससे जांच करते हैं कि ये बर्नौली इक्वेशन है या नहीं है, और अगर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक बार मैं ये फॉर्म वापस बर्नौली इक्वेशन की यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सवाल को जमाते हैं। तो हमारी फॉर्म है dy/dx प्लस pxy = qx एंड y⁴n। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। अब हम प्रश्नावली का जैसे कोई सवाल लेते हैं, जैसे मैं पहले ही सवाल लेता हूँ। पहला सवाल लिया हमने, सवाल है हमारे पास 1 - x², फिर लिखा हुआ है dy/dx, dy/dx प्लस xy = xy। ये एक सवाल है, काफी लंबा चलने वाला सवाल है, तो आप इस सवाल को बड़े ध्यान से देखें ताकि कम वक्त में फिर आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व कर सकें। तो ये सवाल जब हमने ले लिया रैखिक अवकल समीकरण, अभी तो हमें मालूम है कि ये बर्नौली इक्वेशन वाली एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं, तो बर्नौली इक्वेशन रहेगी। लेकिन एग्जाम में जब ये सवाल होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो आपको बिल्कुल क्रम से चलना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही।
x में पदों का पद विच्छेद होने वाले हैं क्या, है ना, वहीं से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। क्या रैखिक अवकल समीकरण बनना है क्या, जब रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म में आप उसको जमाओगे और वह बर्नौली इक्वेशन में जब तभी आप उसकी पकड़ कर सकते हो कि बर्नौली इक्वेशन डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो हम इसको रैखिक, क्योंकि पदों का विच्छेद तो नहीं हो रहा, जैसे x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स तो अलग अलग नहीं हो रहे क्योंकि x y में शामिल है। तो ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप में से तो कोई सा भी नहीं, सामान्यन वाले भी नहीं है क्योंकि घातें समान नहीं है, वहाँ दो है। तो अब आगे चलते हैं तो रैखिक अवकल समीकरण ही आता है। तो हम तो इसको रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म में जमाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल रैखिक अवकल समीकरण। तो देखिए रैखिक अवकल समीकरण में dy अपॉन dx से सवाल शुरू होता है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो अपन क्या करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ही भाग दे देते हैं। तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx प्लस xy अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब भाग इसमें भी लगेगा तो ये क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइडेशन कर दिया। क्यों कर दिया, रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म बनाने की। अब हमने इसको देखा कि क्या ये रैखिक अवकल समीकरण है क्या, तो रैखिक अवकल समीकरण अपना क्या होता था, dy अपॉन dx होता था। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। फिर होता था px का कोई टर्म्स और उसके साथ में y, है ना। तो यहाँ देखिए ये x का टर्म्स हमारे पास है, ये x का टर्म्स है पूरा, और y उसके साथ में, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ रहा है। इक्वल टू हमारे पास होता था रैखिक अवकल समीकरण में केवल qx, यानी q एक x का टर्म्स होगा। तो यहाँ देखिए फिर से हमारे पास एक x का टर्म्स तो है, लेकिन यहाँ पर y स्क्वायर एक्स्ट्रा, यहाँ पर जबकि y का टर्म्स कोई होता नहीं था रैखिक अवकल समीकरण, तो ये रैखिक अवकल समीकरण तो नहीं बन रहा। फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ देखिए y टू द पावर n वाला टर्म्स ये लिखा हुआ है, लेकिन ये तो किसमें लिखा हुआ है, बर्नौली में लिखा हुआ है। तो फिर हमें पता चला कि ये रैखिक अवकल समीकरण ना होकर बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि y का टर्म्स चल रहा है। तो ये कंफर्म हुआ यहाँ से कि ये बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अब आगे यहाँ तो केवल आपने ये पता किया कि बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे उसका मैं तरीका बता। तो मैंने पहले भी बोल दिया कि बर्नौली इक्वेशन को आप रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट होगा वो हम प्रोसेस करते हैं, देखिए। तो ये मैं बता देता हूँ, ये रैखिक अवकल समीकरण तो निकला नहीं, क्या निकला ये, इसको अपन वापस एक बार उतार लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, डिवाइडेशन होकर एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा था, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1। तो ये वाले देखिए पी और क्यू शायद सेम चल रहे हैं, क्वेश्चन बता दें कि बिल्कुल एक्स एक्स ही है दोनों जगह। तो ये हमारा, फिर हम इससे अगर कंपेयर करें dy अपॉन dx प्लस pxy qx और y टू दी पावर यहाँ क्या लिखेंगे अपन n। तो ये रैखिक अवकल समीकरण ना होकर कौन सा अवकल समीकरण है, ये बर्नौली अवकल समीकरण। तो ये बर्नौली की तरह सॉल्व हो चुका, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको रैखिक में कन्वर्ट करना है। तो रैखिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये प्रोसेस चालू होता है। सबसे पहले ये जो y स्क्वायर है, यानी y टू दी पावर जो n दिया हुआ है बर्नौली इक्वेशन में, उसका डिवाइड कर देंगे हम पूरी इक्वेशन में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बर्नौली इक्वेशन में आपको क्या करना है, जो y टू दी पावर n वाला टर्म्स है उसका डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन, ये प्रोसेस है। तो सबसे पहली प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं, y स्क्वायर का डिवाइडेशन करते हैं। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन y स्क्वायर, यहाँ, और ये क्या रहेगा, ये dy अपॉन dx वैसा का वैसा, प्लस आगे देखिए, अगर मैं इसमें y स्क्वायर का भाग दूं, भाग इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। y स्क्वायर का भाग अगर मैंने इसमें दिया तो एक y से एक y कैंसिल हो रहा है, तो फिर बचा क्या, तो हमारे पास बचा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो चल रहा है, और नीचे एक y, क्योंकि y से y स्क्वायर कट गया, इक्वल टू में देखिए y स्क्वायर का भाग होगा तो y स्क्वायर पूरे कट गया, तो फिर बचा क्या, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आप लोगों के पास आ गई। ये क्या किया आपने, केवल y स्क्वायर का डिवाइडेशन किया। ये प्रोसेस में है, ठीक है। बर्नौली अवकल समीकरण में जो y टू दी पावर n है उसी का पूरी समीकरण में हम
भाग दे देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास में, इसको मैं थोड़ा सा और सेट कर रहा हूँ, एक स्टेप और लिख रहा हूँ। ये 1/y² को आप लिख सकते हैं y की पावर -2 dy/dx, है ना, प्लस ये x और 1 - x² तो अपना चल ही रहा है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और ये y ऊपर जाके क्या बन गया, y इनवर्स, ये y इनवर्स बन गया, और इधर जो हमारा टर्म चल रहा है वो क्या चल रहा है, x/1 - x², ये वाला टर्म्स हमारे पास है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने केवल ये चेक किया कि ये बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन के बाद y⁴n वाले टर्म्स का हमने क्या कर दिया, सभी में डिवाइडेशन कर दिया, और डिवाइडेशन करने के बाद y² और y जो आ रहे थे उसको ऊपर पहुंचा के इनवर्स में हमने सवाल को बना दिया। ठीक है, इतना प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, मैं यहाँ हटा देता हूँ उसको। तो अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन आई है वो ये आएगी, ये बोर्ड पर लिख देता हूँ मैं वापस ऊपर, y की पावर -2 dy/dx प्लस x/1 - x², y इनवर्स एंड x/1 - x²। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है डिवाइडेशन करने के बाद। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा, रैखिक अवकल समीकरण में कैसे बदलेगा। तो आपको यहाँ देखना है, पहले टर्म्स को ना देखते हुए सेकंड टर्म्स को देखना है कि यहाँ y की पावर कितनी दी हुई है। यहाँ देखिए y की पावर इनवर्स लिखी हुई है, तो y की पावर यहाँ पर जो भी हो, इनवर्स में हो चाहे किसी में भी हो, इसी को आपको लेट कर लेना है v। क्या मान लेना है आपको, इसी को आप क्या कर देंगे, क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। और जिसको भी v मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं उसका क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में हम इसका सॉरी x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y इनवर्स का करोगे अगर डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, -y⁴ आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और क्या आएगा, dy/dx आएगा। v का करोगे तो क्या आएगा, dv/dx। इस चीज को वापस देखें एक बार, हमें देखना है t वाले टर्म्स में, यहाँ जो y की पावर लिखी हुई है चाहे इनवर्स में है, कितनी भी हो सकती है, -1 -2 -3, उसी को क्या लेट कर लेना, v लेट कर लेना, और उसका क्या कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। तो x के रिस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये x⁴n - 1 वाला फॉर्मूला लग गया, nxn-1। अब आगे, अब आपको क्या करना है, ये दो स्टेप करने के बाद ये जो हमारा मेन इक्वेशन चल रही है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहां से सबसे पहले मैं माइनस हटाऊंगा, ये माइनस उधर पहुंच जाएगा, तो क्या बनेगा, y -2 dy/dx माइनस का dv/dx, है ना, ये बन जाएगा। अब इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं समीकरण 1 में, तो यहां लिख देता हूं मैं समीकरण 1 से, क्या देखिए y⁴ -dy/dx की जगह पर तो क्या सेट हो रहा है, माइनस का dv/dx, इसकी जगह पर तो हमने ये लिख दिया, प्लस ये आपका प्लस x वाला टर्म्स वैसा का वैसे ही, x1 - x² वैसा का वैसे, y इनवर्स, तो y इनवर्स की जगह पर हमने क्या मान लिया है, v मान लिया है, तो ये मैंने v लिख दिया y इनवर्स की जगह पर, और उधर वाला टर्म्स वैसा का वैसे ही, ये वैसे चला रहा है, इसका हमने कुछ नहीं किया। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने केवल इक्वेशन जो y इनवर्स v माना उसका डिफरेंशिएशन किया और वैल्यू पुट कर दी। इसको थोड़ा सेट करते हैं हम, तो ये क्या बनेगा, dv/dx माइनस xv 1 - x² और माइनस का x और 1 - x², ये टर्म्स बन गया हमारे पास, है ना। इसका एक स्टेप और मैं लिख देता हूं, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण को उसी तरह से सॉल्व करना है, केवल कैलकुलेशन करना है। इसको हम वापस हटा रहा हूं, ये जो हमने माना था इसको मैं हटा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है, इसको हम वापस, इसको छोड़ रहा हूं मैं, समीकरण नंबर 1 मैंने छोड़ रखा है इसको, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें।
अच्छा, इसको सेट करें हम वापस से, तो क्या आएगा हमारे पास bb अपॉन dx माइनस एक्स बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का x है, मैं इसको प्लस का x बना लेता हूँ। तो नीचे क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 चेंज करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते थे, इसको भी कर लेते हैं हम, प्लस का कर लेते हैं और इसको मैं क्या कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस से प्लस हो गया, यहाँ पे भी हमने ये। अब थोड़ा गौर करें आप, आपने डिवाइडेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए समीकरण, ये जो समीकरण आया है हमारे पास, इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2, और इस समीकरण को थोड़ा गौर से देखें। देखिए हमारे पास जो रैखिक अवकल समीकरण होता था उसकी फॉर्म क्या होती थी, उसकी फॉर्म होती थी dy अपॉन dx प्लस pxy और qx। ये हमारे पास एक फॉर्म होती थी रैखिक अवकल समीकरण। तो जरा गौर से आप टैली करें इसको कि ये हमारे पास एक रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ, केवल कितना अंतर, y की जगह पर v लिखा हुआ है, y की जगह पर v लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। ये x का पद होना चाहिए, x का पद है, ये x का पद होना चाहिए, x का पद, या dy अपॉन dx की फॉर्म में होना चाहिए, ये dy अपॉन dx की फॉर्म में है। केवल क्या अंतर है, y की जगह पर क्या लिखा हुआ है, v। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि ये अब जो है बर्नौली इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण में बदल चुकी है। तो आपको अब रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना है। देखिए जरा एक बार, ये क्या हो गया, रैखिक अवकल समीकरण बन चुका है। तो हम लिखेंगे यह एक रैखिक अवकल समीकरण, ये एक रैखिक अवकल समीकरण। अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये किस फॉर्म में है, अपन देखें कि इस फॉर्म में है dv अपॉन dx प्लस pxg इक्वल टू qx, ये इस फॉर्म में। अब हम रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना है, ना कि बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते थे बताइए, इसके लिए सबसे पहले हम IF निकालते थे, और IF का सूत्र होता था e की पावर समाकलन p dx, ये याद होगा आप लोग। तो हम IF निकाल लेते हैं, I डॉट f इज इक्वल टू e टू दी पावर p। p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू है x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और dx। IF ऐसे ही निकाल देते हैं, रैखिक अवकल समीकरण पूरी एक्सरसाइज हमने की। IF हम निकाल देते हैं, I डॉट f इज इक्वल टू e टू दी पावर, यहाँ थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा। देखिए डिफरेंस इंटीग्रल, या रफ में मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्या है, x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और t। तो हम क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t लेट कर लें, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t लेट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। ये सब बच्चों को आना चाहिए, ये इंटीग्रल सॉल्व करना है आप लोगों को आना चाहिए, ये 12th क्लास की चीज है। x dx की जगह तो बन गया dt by 2, तो ये बन गया t, तो ये आया आपके पास 1/2 log t, यानी कि 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका डिफरेंशिएशन करने पर आया, सॉरी इंटीग्रल करने पर आया। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। क्या आया इसका इंटीग्रल करने पर, ये मैंने रफ में इंटीग्रल कर दिया इसका, और इसका इंटीग्रल करने के बाद जो आया वो मैं यहाँ लिखा। कैसे करते हैं इंटीग्रल, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t पुट करके हम इसका इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल करने पर ये आंसर निकल के आ रहा है हमारा क्या, 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1। ये इंटीग्रल करने पर हमारा आंसर है। अब आगे IF इज इक्वल e टू द पावर, देखिए 1/2 है, लॉग के आगे लिखा हुआ है, आपको पता है कि लॉग में कोई भी चीज आगे लिखी होती है तो हम उसे घर पर पहुंचा देते हैं। तो ये क्या बनेगा, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है घात अंडर रूट, ये अंडर रूट यहाँ ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, आपको पता है। ई से लॉग कैंसिल हो गया तो IF कितना आ गया आपके पास निकल कर, IF आपके पास आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास आई है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकल कर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखा आपने, हमने रैखिक अवकल समीकरण की तरह इसको सॉल्व किया, क्योंकि ये रैखिक अवकल समीकरण का रूप हो चुका था। ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, केवल हमें ध्यान रखना है बर्नौली इक्वेशन का क्रम ध्यान रखना है कि उसको हम रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, और जो y टू द पावर n टर्म्स जो अपना एक्स्ट्रा निकल रहा है उसी का हमने डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन करने के बाद जो y इनवर्स की वैल्यू आएंगी उसकी मिनिमम वैल्यू को v लेट करना है, v लेट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करना और वैल्यू पुट कर देनी है समीकरण। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपको तुरंत एक समीकरण प्राप्त होगा जो रैखिक अवकल समीकरण होगा। बस चेंज उसमें इतना होगा कि वह रैखिक अवकल समीकरण v की फॉर्म में होगा, ना कि y की फॉर्म। हमने क्योंकि y की फॉर्म के पढ़े हैं सारे सवाल, आपको किसकी फॉर्म में मिलेगा वो सवाल, v की फॉर्म में आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, तो v की फॉर्म में जब सवाल बन जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट होगा। तो रैखिक अवकल समीकरण में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो v का ध्यान रखें, आप v की फॉर्म में ही सवाल को सॉल्व करें। रैखिक अवकल समीकरण में जो पहला प्रोसेस था वो ये था कि हम सबसे पहले IF निकालते थे, इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकालते थे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमने निकाल दिया इंटीग्रल करके, इसे लॉग कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, अब आप लोगों को ध्यान होगा, अब मैं रैखिक अवकल समीकरण पे आपको वापस ले चलता हूं। तो आप लोगों को मैं वहां प्रोसेस लिखा, रैखिक अवकल समीकरण में सबसे पहले हम IF ही निकाल देते और IF के लिए सूत्र होता था e की पावर p dx। ये रैखिक अवकल समीकरण में पहला प्रोसेस होता था। दूसरा प्रोसेस क्या होता था, दूसरा प्रोसेस होता था y into IF इज इक्वल टू समाकलन QIF dx प्लस, जब हमने रैखिक अवकल समीकरण पढ़े थे शायद फर्स्ट डी में या फर्स्ट ई में रैखिक अवकल समीकरण था, या फर्स्ट एफ में होगा, ई में, सॉरी फर्स्ट ई में रैखिक अवकल समीकरण थे। तो IF हम निकालते थे इस पोजीशन से, और उसके बाद जो इक्वेशन बनती थी वो ये बनती कि YIF इज इक्वल टू QIF dx प्लस c। इस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो y में तो है ही नहीं, वो किस चीज में, वो तो b में है। y वाला सवाल हमारे पास y में ना होगा, किस में, b में। तो इस y की जगह तो हम क्या पुट करेंगे, v। ये IF तो सेम है दोनों जगह। q भी आप लोगों को ध्यान रखें q सेम था, क्योंकि q x का कोई फैक्टर है, x का कोई पद। IF यही IF जो हम बात कर रहे हैं dx में से ही जाएगा, कांस्टेंट नंबर c में से जाएगा। तो चेंज कितना है रैखिक अवकल समीकरण बर्नौली में, केवल यहाँ y की जगह पर क्या रहेगा, v रहेगा। तो अब इस प्रोसेस को तो हम पूरा कर चुके हैं, अब इस प्रोसेस को हम वापस पूरा करेंगे, है ना। तो इस आगे बढ़ते हैं, फिर जो हमारा आंसर आ चुका उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे हमारा प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। वो प्रोसेस क्या है, YIF, लेकिन आपके पास y नहीं, आपके पास क्या आएगा, VIF इज इक्वल टू इंटीग्रल किसका, QIF। यहाँ क्या रहेगा, dx प्लस c आपके पास है। ठीक है, तो देखिए v, ये v को मैंने वैसे ही लिख दिया। IF, आपका IF निकल के आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकल के आया। अच्छा, आंसर में देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो था वो मैंने चेंज किया था। आप इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं, वो यहाँ माइनस रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और उससे आंसर गलत भी नहीं होता। जैसे हम आंसर मैच कराएंगे तो हो सकता है यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो माइनस प्लस का कुछ भी, क्योंकि ये मैंने चेंज किया। आपकी मर्जी, आप चेंज करना चाहें या ना करना चाहें। इज इक्वल टू q, तो हमारे पास q की वैल्यू ये थी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, ये मैंने q की वैल्यू लिख दी। अब आया आगे IF हमारा क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। ये dx आपका चला है, कांस्टेंट नंबर c आपके पास पहले से ही चल, ठीक है। v
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल, इससे हम इसको कैंसिल कर दें तो ये क्या बनेगा x अपॉन नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा और क्या रहेगा आपके पास dx रहेगा और प्लस का c रहेगा। तो यहाँ तक तो अभी कैलकुलेशन ही चल रहा है, इधर कुछ करना नहीं देता, केवल इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो इसके इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। इसके इंटीग्रल को मैं देखिए इधर सॉल्व कर देता हूँ एक छोटी सी जगह पर। इस इंटीग्रल को ले रहे हैं हम, इंटीग्रल क्या है हमारे पास x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या है dx। तो यहाँ मैं इंटीग्रल को सॉल्व कर दूंगा और डायरेक्ट आंसर वहां चिपका दूंगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेट कर दें हम इसको, ये क्या बनेगा 2x dx इज इक्वल टू dt बनेगा। वैल्यू पुट कर दें, x dx की जगह तो आया dt/2 और ये बना हमारे पास अंडर रूट t। तो अंडर रूट टी ऊपर जाके बना t की पावर -1/2 और dt, इसका हम इंटीग्रल करते हैं। तो आपको पता है x टू द पावर n का क्या होता है, x टू द पावर n+1/n+1, ये वैल्यू पुट कर दो। तो t टू द पावर -1/2+1 और -1/2+1, आपके पास निकल के आ रहा है 2 टू द पावर 1/2 × 1/2। ठीक है, 1/2 से 1/2 अंडर रूट टी इसका इंटीग्रल आ रहा है। देखिए ये अपने पास इंटीग्रल आ रहा है अंडर रूट टी, यानी अंडर रूट टी, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास x² माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट नंबर आपके पास क्या है, इसका इंटीग्रल देख लीजिए एक बार। ये जो इंटीग्रल था x² माइनस 1 को t मान लिया, 2x dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू पुट कर दी, q टू द पावर ऊपर जाकर -1/2 बन गई और उसका डिफरेंशियल इंटीग्रल करा -1/2 + 1 -1/2 प्लस, तो t टू द पावर 1/2 से ये आगे वाला 1/2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट t हमारे पास रहा और t की वैल्यू क्या थी x² माइनस 1, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया अंडर रूट x² माइनस 1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हमारा कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन में अगर गलत रहा तो हमारा पूरा सवाल गलत होगा। तो कैलकुलेशन अभी तक तो ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया y = x² माइनस 1 = x² माइनस 1 + c। ठीक है, तो ये आ जाने के बाद हमारा लगभग सवाल कैलकुलेशन पूरा हो जाता है, लेकिन अभी हमारा सवाल v में है। देखिए यहाँ पर v आ रहा है आंसर और हमने y इनवर्स को v लेट किया था, तो v की वैल्यू हम वापस पहुंचा रहे हैं। तो v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू थी y इनवर्स, है ना, और हमारे पास क्या चल रहा था x² माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट x² माइनस 1 और प्लस का c। ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो इसको मैं मिटाकर एक बार फिर से सेट करके लिखता हूँ, फिर हम आंसर मैच कराते हैं कि हमारा आंसर कितना क्या सही है। तो हमारे पास अब आंसर निकल के आ रहा है y इनवर्स अंडर रूट x² माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस का। अब हम आंसर को देखते हैं और उसके हिसाब से सेट करने की कोशिश करते हैं कि आंसर हो क्या, क्योंकि हम इसको कई फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे भी बदल सकते हैं, आप y इनवर्स को हटा सकते हो, x² माइनस 1 का डिवाइडेशन करते हो, कई टाइप की चीजें हैं आपके पास जिसमें आप इसको कई तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ये था हमारे फर्स्ट f का सवाल। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट कैसे हो सकता है, देखो y इनवर्स को हम यहाँ से ऐसा लिखते हैं, फिर आंसर मैच कराएंगे। ये y इनवर्स को हमने नीचे पहुंचा दिया हुआ है, इधर हमारा क्या चल रहा है x² माइनस 1 प्लस y को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ये cy हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम मुताबिक में थोड़ा सा चेक करेंगे आंसर क्या दे रहा है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। उन्होंने कितना सेट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने इतना सा और किया है कि ये x² माइनस वाले टर्म से इनको एक तरफ कर दिया, जैसे इसको हम इधर ले आएंगे, काय का बन जाएगा माइनस का,
माइनस का बनने के बाद इनमें से x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो अंदर कितना बचेगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू सी वाई। ये आंसर उत्तर वाला में सेट करके दिया होगा। तो मैंने पहले भी बताया कि आंसर सेट करने में आपके नंबर नहीं घटते हैं, आप इस स्टेप को अगर यहाँ पर भी छोड़ देते तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते, लेकिन ये एक छोटा मोटा कैलकुलेशन रहता है कि हम उसको आंसर को सिस्टमेटिक तरीके से सेट करें। तो ये सिस्टमेटिक तरीका था यहाँ तक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है आंसर। तो आपने देखा कि हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे थे, और बर्नौली इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन में कैसा रहेगा सवाल, और फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, सवाल रहेगा dy/dx की फॉर्म में, है ना, यहाँ पर px वाला टर्म्स रहेगा, y का पद रहेगा, qx का पद रहेगा और y टू द पावर n रहेगी। केवल ये देखना है आपको कि y टू द पावर जो n है वही इंपॉर्टेंट है, वही बर्नौली इक्वेशन, और जो y टू द पावर n रहेगी उसी का डिवाइडेशन आपको पूरी इक्वेशन में कर देना है। तो आप जैसे ही y टू द पावर का डिवाइडेशन करेंगे, एक इक्वेशन आपके पास प्राप्त होगी जो इनवर्स में होगी। y की पावर जो भी आएगी वो इनवर्स में आएगी, और y में जो सबसे कम इनवर्स वाली वैल्यू हो, या -2 -1 कुछ भी हो, तो जो -2 या -1 है उसमें आपको देख लेना है कि जैसे -2 को मैं बड़ा और छोटा किसको कह रहा हूँ, वो ध्यान रखें, माइनस से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको बड़ा छोटा बोल रहा हूँ कि 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 छोटा है, माइनस साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसी को हम v मानकर लेट कर लेंगे, है ना, फिर उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे वो रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा सवाल। बस क्या चेंज रहेगा, सवाल की जो फॉर्म होगी वो y में ना होकर किस में होगी, v में। अब आपको IF का पूरा प्रोसेस वही लगाना है जो हम रैखिक अवकल समीकरण में लगाते हैं। पहले IF निकालते थे, फिर YIF dx प्लस c वाले टर्म्स लेते थे, और आगे का प्रोसेस वही है। तो ये आपका बर्नौली इक्वेशन कंप्लीट हुई। अभी एक ही सवाल हुआ है बर्नौली इक्वेशन का सारी प्रश्नावली अभी बाकी है, काफी सवाल हमें इसके करने हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आ सकते हैं। रैखिक अवकल समीकरण और बर्नौली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्नौली वो इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उसमें रैखिक अवकल समीकरण खुद ही अपने आप किया जाता है, इसलिए वो बर्नौली इक्वेशन को दे देते हैं, है ना। तो एक आध सवाल और लेते हैं, उसको सॉल्व तो नहीं करेंगे लेकिन फिर मैं उसको आपको चेंज करके बताता हूँ कि वो किसमें करना होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का कि जब हमने रैखिक अवकल समीकरण पढ़ा था, देखिए जरा, तो मैंने आपके सामने उसकी एक फॉर्म लिख दी थी, ये कौन सी इक्वेशन थी, रैखिक अवकल समीकरण। लेकिन अकेली यही रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, ये भी रैखिक अवकल समीकरण है जो मैं अब लिखने वाला हूं, dx अपॉन dy। देखिए ये भी रैखिक अवकल समीकरण। ऐसा सवाल आया था कि dy अपॉन dx ना होकर ये dx अपॉन dy, यहां px ना होकर यहां पर py, और y वाला जो पद चल रहा है उसकी जगह पर x वाला पद हो, और q का जो x वाला टर्म चल रहा है यहाँ पर x स्क्वायर में x टू द पावर 3 वो y में कन्वर्ट हो जाए, यानी y स्क्वायर y टू द पावर 3। इस टाइप का एक सवाल आपके बुक में था, फर्स्ट ई में था, इस टाइप का सवाल था, वो मैं लिख देता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 1, ऐसा सवाल। ये देखिए रैखिक अवकल समीकरण नहीं है ना, इस टाइप का नहीं, सॉरी या अपॉन में था या इधर मल्टीप्लाई में था, ऐसा कुछ सवाल था x स्क्वायर प्लस। मैं देख लेता हूँ और बता देता हूँ उसका क्वेश्चन नंबर क्या था। फर्स्ट ई का था वो सवाल शायद, इधर ही था x प्लस, इधर था x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये सवाल था वो। तो आपने देखा था कि ये dy अपॉन dx में सेट ना होकर ये dx अपॉन dy में कन्वर्ट हुआ था। किसमें कन्वर्ट हुआ था, dx अपॉन dy, और वो रैखिक अवकल समीकरण की तरह सॉल्व हुआ था। जैसे हम IF निकाल रहे हैं, IF निकाल रहे हैं तो हम क्या पढ़ते हैं y dx, है ना, लेकिन वहां पर IF निकाला था तो हमें इसका उल्टा करना पड़ा था, x डॉट dy करना पड़ा था।
यानी x वाला टर्म्स y में और y वाला टर्म्स x में कन्वर्ट हुआ था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर भी बर्नौली इक्वेशन जो है हमेशा y में सेट हो यह आवश्यक नहीं है, वो x में भी सेट हो सकती है। तो यहां पर x टू दी पावर n वाला टर्म्स आ जाएगा, तो x टू दी पावर n का आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और रैखिक अवकल समीकरण भी किस टाइप से सॉल्व होगा, फिर इस टाइप से सॉल्व होगा जो फर्स्ट ई में आपका सवाल था। इसको हमने x में कन्वर्ट करा था, IF निकाला था और इसका बाकी की जो पोजीशन थी वो ये थी, XIF QIF dy प्लस यहाँ पर देखिए ये dy भी फॉर्म पकड़ चुका था, यहाँ पर dx नहीं आएगा, यहाँ पर x आएगा, जबकि रैखिक अवकल समीकरण में y वाले टर्म्स में इसमें यहाँ पर y आता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं जब बर्नौली इक्वेशन को रैखिक में बदल रहे होते हैं, तो कुछ सवाल x में जो कन्वर्ट होने वाले होते हैं वहां चूक हो जाती है और वो उसमें उलझ कर रह जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमने बर्नौली इक्वेशन की शुरुआत कर दी है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल इससे आते हैं। कल के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को लेंगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन इनमें से मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूँ। जैसे आपका 13वें नंबर का, 14वें नंबर का, 15वें नंबर का, 16वें नंबर के जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको उदाहरण से भी सवाल करने हैं। उदाहरण का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। यूनिवर्सिटी ज्यादातर सवाल उदाहरणों से देती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही उदाहरण से आए। प्रश्नावली के भी काफी सवाल आते हैं। 60% या 50% के करीब आपको उदाहरण से ही सवाल मिल जाएंगे। तो 50-50 का एवरेज मान लें आप। जितना मतलब कहने का मतलब ये है, जितनी ताकत आप प्रश्नावली के सवालों को लगाने में कर रहे हैं उतनी ताकत उदाहरणों के सवालों को लगाने में भी करें, क्योंकि वहां पर चांस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि वो आपको रट जाते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रश्नावली में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो प्रश्नावली के आप इंपॉर्टेंट सवालों को जरूर करें जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। एक टाइप के सवालों को सॉल्व ना करें। अपन क्या करते हैं, एक सिंपल सवाल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके हम खुश होते रहते हैं, जैसे पहला कर लिया तो फिर दूसरा करने लग जाते हैं, दूसरा तीसरा करने लग जाते हैं। अभी ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट नहीं हुई हैं, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, इसलिए मुझे भी क्रम से सवाल बताने पड़ते हैं। ऑफलाइन सवाल हो जाएगी तो कुछ वर्क आपको भी मिलेगा। जैसे पहला सवाल मैंने करा दिया तो लगभग स्टार्टिंग के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सवाल आपको करने रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासों में मुझे सारे बताने पड़ते हैं, पहला, दूसरा। बिल्कुल ही मैथ सवाल हो रहा होगा तभी मैं उसको छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मेरे को ज़्यादा सवाल करने पड़ते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि एक वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें कि उसका प्रोसेस क्या है। जैसे बर्नौली इक्वेशन है तो मैंने इसमें आपको प्रोसेस बताया कि कैसा प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस जो चलता है वो स्लो चलता है। बाद में जो आगे की वीडियो होंगे वो फास्ट चलेंगे, क्योंकि वहाँ मेरे को प्रोसेस बताना नहीं रहेगा, मैं सीधा समीकरण को सॉल्व करता जाऊँगा। तो किसी भी थ्योरी की जब स्टार्ट होती है उसमें टाइम लगता है, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाता है और सवाल कम होते हैं। लेकिन जब एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इस सवाल में प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, मैं आपको बता चुका कि बर्नौली इक्वेशन रैकेट में कैसे कन्वर्ट होगी, क्या करना है आपको, v में कन्वर्ट होगा क्या x में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब आगे के जो सवाल रहेंगे उसमें मेरे को प्रोसेस नहीं बतानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन नहीं बताना पड़ेगा और सवालों को तुरंत फटाफट सॉल्व करते जाएंगे हम। तो इस प्रश्नावली में आपके लगभग 21 सवाल हैं। लगभग हम 7-8 सवाल मैं खुद कराऊंगा और बाकी का आपको होमवर्क में दूंगा। तो जो हमने अभी पहला सवाल किया है उसके आधार पर आप सवाल करके देखें। वैसे कल की क्लास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी सवाल करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आज का पीरियड तो हो चुका, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।